नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे। लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन जो लोग समझ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। उम्मीद थी कि या तो पीएम नरेंद्र मोदी की कोरोना को बन रही दवाई के बारे में वो कुछ बताना चाह रहे होंगे या फिर भारत चीन टेंशन के बारे में बताएंगे। पीएम ने कोरोना के बारे में बात की, मास्क पहनने और सतर्कता पर जोर देने की भी बात कही, कोरोना को गंभीरता से लेने को भी कहा। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अनलॉक 1 की बात भी कही, गरीब कल्याण योजना की बात भी कही, आत्मनिर्भर भारत की भी उन्होंने बात की, लोकल के लिए वोकल की बात की। पीएम नरेंद्र मोदी की बातों से साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का भाषण चुनाव को देखते हुए था। नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन देकर वोट की आस कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बिहार की वोटिंग होने वाली है, गरीबों का पेट भरे ताकि वोट देते वक्त उन्हें याद किया जा सके, इसलिए नवंबर तक मुफ्त राशन की बात भी कही गई। यानी ये सारी कवायद सिर्फ वोट के लिए रही। अब सवाल है कि मुफ्त राशन से चुनावी कार्यक्रम करने की तैयारी है क्या मुफ्त राशन से गरीबों के दुख दूर होंगे? क्या बिहार में चुनाव को देखते हुए मुफ्त अनाज की योजना को बढ़ाया गया है? पीएम के संबोधन के क्या सियासी मायने निकाले जाए, इस पर आज हम तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना काल में गरीबों के लिए शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना दीपावली और छठ तक यानी नवंबर के आखिरी तक जारी रहेगी। इसके तहत सरकार गरीब परिवार के हर एक सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त देगी। साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में भी 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। लॉकडाउन के बाद शुरू हुए अनलॉक में लापरवाही बढ़ने की ओर भी पीएम मोदी ने ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया से अगर तुलना करें तो भारत कोरोना के मामले में संभली हुई स्थिति में है, लेकिन अनलॉक में लापरवाही बढ़ती जा रही है। लोगों को लॉकडाउन की तरह ही सतर्कता दिखाने की जरूरत है। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो मास्क पहने बिना सार्वजनिक जगह पर गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को भी इस दिशा में सतर्कता के साथ काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ भारतीयों की रक्षा का अभियान है और देश में कोई भी शख्स किसी भी पद पर क्यों न हो, वो नियमों से ऊपर नहीं है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही हम 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड हाथ धोने को लेकर सतर्क हैं, लेकिन अब हमें जब ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ाना चिंता का कारण है। लॉकडाउन के दौरान गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। एक बार फिर उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन पर बहुत ध्यान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी हाँ, तो प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन हुआ और लोग जो उम्मीद लगा रहे थे, क्या वैसा ही संबोधन हुआ है जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे? क्या उस तरह की कुछ घोषणा प्रधानमंत्री ने की है? इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी हमारे साथ हैं, जो कि सांसद है बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। अनुज आत्रे जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रुक करते हैं मनोज जी का। मनोज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि कुछ ऐसा बड़ा ऐलान किया है या इस तरह के संबोधन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी? क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था इम्पोर्टेंट, मतलब जिस तरह से ट्विटर पर एक इम्पोर्टेंट कैप्शन देकर ये कहा था कि प्रधानमंत्री का संबोधन सुने, इसकी अपील की गई थी लोगों से। तो क्या ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट दिखा आपको संबोधन में? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के लिए दे दिया कि जनता की परिस्थितियों को देखते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अनलॉक 2 की घोषणा की है और उसमें जनता के सामने आग्रह किया है कि अनलॉक 1 के समय जो परिस्थितियां देखी गई है कि कुछ छोटी मोटी लापरवाही जो कि आसानी से नियंत्रित की जा सकती है, जिसमें कि 2 गज की दूरी रखना, फिर चेहरे पे मास्क लगाना, समय समय पे हाथ धोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से इस कोरोना से बचा जा सकता है और अनलॉक भी करना है, अपने सारे सामान्य जीवन को भी जीना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रधानमंत्री जी ने इसी चीज को सरल भाषा में जनता के सामने रखने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये संदेश दिया। साथ में ही एक कठोर संदेश स्थानीय सरकारों को, प्रशासन को दिया कि चाहे ग्राम का प्रधान हो चाहे देश का प्रधान हो, कानून सबके लिए समान है और अगर इन कानूनों की वो पालना नहीं करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई और जो भी पेनल्टी होती है, जो भी कानूनी कार्रवाई वो होनी चाहिए। और एक मैसेज उन्होंने अपने आप को शामिल करके दिया था। इसी प्रकार से स्थानीय प्रशासन जो कंटेनमेंट जोन्स होती हैं, जहां पे कोरोना मरीज को 200 गज की दूरी पे है, उनको सख्ती से पालना करना, कोरोना जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स है वहां सख्ती से पालना करना, इन सब चीजों के बारे में देश की जनता और स्थानीय प्रशासन और राज्यों को एक स्पष्ट मैसेज है कि हमको देश के कई मोर्चों पर एक साथ काम करना है। जो हमारे ऊपर जो कोरोना की महामारी का असर है, इसको हाल बहुत अच्छा नियंत्रण किया गया है और आगे किस तरीके से और नियंत्रित किया जाए इसका जनता से अपील की गई है, प्रशासन को सख्त मैसेज किया गया है। ठीक है अनुज आत्रे जी, क्या यही उम्मीद थी प्रधानमंत्री के संबोधन से या फिर क्या उम्मीद लगाए बैठी थी विपक्ष? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आपने बोला नेहा जी की आज उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कम से कम अब तो जो 3 महीने बीत गए कोविड-19 का लॉकडाउन उसको अनलॉक करने के बाद कि शायद अब जनता को कुछ राहत की कुछ बात की जाए, क्योंकि अभी तक तो जितनी बातें हुई कहीं ना कहीं जनता से हमने सहयोग किया। सरकार से देखा कि वो पिछले महीने 12 मई प्रधानमंत्री जी ने हमारी रकम 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की थी, उसकी भी अभी 1.25 महीना बीत गया है, पूरा जो है 40 दिन हो गए हैं। जनता आज भी उम्मीद कर रही है कि शायद उसमें से कुछ किसी के हिस्से में कुछ आया, वो भी आज तक नहीं आया है, तो उस पर भी लोगों ने उम्मीद बता दी है, नहीं बची है लोगों को। तो उम्मीद की जा रही थी कि आज प्रधानमंत्री जी शायद कुछ राहत देंगे, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा देश की जनता हमारी सबसे ज्यादा प्रभावित है। विश्व में हम दूसरे नंबर पे लगभग पहुंच चुके हैं केसेस के मामले में और डेथ्स के मामले में, और जो क्रिटिकली जो है जो बहुत ज्यादा संक्रमित है उसके मामले में तो आज अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। लेकिन अभी सब लोगों को हाथ में फिर से निराशा हाथ होती है, क्योंकि ना तो अभी तक जो प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे कई जो है करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो इस बुरे हाल में अपने अपने गांव पहुंचे हैं, कहीं गुजरात से, कहीं महाराष्ट्र से, कहीं तेलंगाना से, कहीं कर्नाटक से, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, अभी तक उनको कोई फौरी तौर पर आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई गई है। जो इस प्रकार से कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि आप उनकी जेब में कुछ पैसा डालिए, ताकि वो थोड़े से, जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने नया एक स्लोगन दिया था आत्मनिर्भर बनाने का, कि आत्मनिर्भर बनेंगे, तो आत्मनिर्भर बनाते। अभी तक कुछ उनके विषय में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए, बहुत लंबा पीरियड हो गया है, 24 मार्च से लेकर के अब 30 जून आ गई है आज,
और अभी तक आत्मनिर्भर बनाने की तरफ नहीं हुआ, लेकिन कर्जदार और बनाने के लिए जरूर सरकार ने जो है ये पैकेज करोड़ कर दिया था, दुख स्वीकार किया कि ये एक ऐसा पैकेज है कि जिसमें हम कर्जा बढ़ाएंगे, कर्जा नहीं। अब समय हम नहीं चाहते, देश की जनता नहीं चाहती, उम्मीद नहीं करती, ना ही कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी देश होगा नहीं चाहेगा कि इस महामारी के समय में आप जनता को जो है और कर्जा करें। कहीं ना कहीं उनके जख्मों पे मरहम लगाने का इस समय सरकार का दायित्व था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है जब सरकार जख्मों पे मरहम लगाने की जगह कहीं ना कहीं उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। किस प्रकार से 23 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने बढ़ाए हैं, वो भी इस माहौल में बढ़ाए हैं क्योंकि किसी से बिल्कुल जो है प्रत्याशित रूप से जो उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस माहौल में दाम बढ़ाए जाएंगे, जबकि पूरे विश्व में जो है दाम घट रहे हैं। और ये देखिए कच्चे तेल के दाम लगातार घटते गए, जबकि शून्य के पर पहुंच गए थे, बिल्कुल पूरे एक तरह से फ्री के रेट पर पहुंच गए थे। लेकिन हमारे देश में उसके उल्ट जो है आज 80 रुपए डीजल और दिल्ली में 80 रुपए डीजल और पेट्रोल बिक रहा है। ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि डीजल के दाम भी। प्रोफेसर एपी तिवारी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। तिवारी साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, उसके मद्देनजर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है और ये कहा जाता है कि हो सकता है कोरोना पर बोले, तो हो सकता है वैक्सीन बनाने पर बोले कि देश ने वैक्सीन बना ली है, या फिर हो सकता है कि चीन और भारत के संबंधों के बीच कुछ ऐसा महत्वपूर्ण ऐलान किया जाए, लेकिन इस बीच ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या लगता है कि इस बार जो घोषणा की गई है, जो घोषणा 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन देने की गई है कि लोगों तक राशन पहुंचाया जाएगा, दिवाली और छठ के मद्देनजर, दिवाली और छठ तक लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। इस वक्त जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, खाद्य पदार्थों की वस्तुओं में जो इजाफा हुआ है उनके दाम में, उसके मद्देनजर क्या आपको नहीं लगता कि मिडिल क्लास पर अब मार पड़ती जा रही है और गरीबों का सरकार उद्धार करने की तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए नेहा जी, जहाँ तक आर्थिक नीतियों का संबंध होता है, जब हम गरीबों की बात करें, मध्य वर्ग की बात करें, तो उसका जो प्रभाव होता है वो एक कह सकते हैं तुलनात्मक तरीके से देखा जा सकता है। जैसे अगर गरीब को तरजीह देनी है या मध्य वर्ग को, तो स्वाभाविक रूप से गरीब को तरजीह देनी होगी। वह जो विपन्न हैं, जो वंचित हैं, और ये एक अर्थनीति का कह सकते हैं न्यायसंगत उद्देश्य होता है। तो जहाँ तक प्रधानमंत्री ने अपने आज के संबोधन में इस बात को रेखांकित किया है कि जैसे नवंबर तक जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, करीब जो संख्या आ रही है 80 करोड़ की, उनको नवंबर तक तो खाद्य सुरक्षा प्राप्त होगी। ये एक विश्वास दिलाना, विशेष रूप में उन लोगों को जिनके पास आमदनी बेहद सीमित है, कह सकते हैं, यही नहीं बल्कि जिनके पास कहा जा सकता है कि रिसोर्सलेसनेस है, जॉबलेसनेस है, तो उनको तरजीह देते हुए, उनकी जरूरतों का खास ख्याल रखते हुए ये जो खाद्य सुरक्षा की बात की गई है, जो खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात की गई है, तो एक विश्वास जगता है। ये 80 करोड़ आबादी कम नहीं है भारत के जो कुल आबादी है उसके सापेक्ष। तो एक बहुल आबादी के कल्याण को या उसके हित को साधना, ये जो नीति नियंता होते हैं, सरकार होती है, उसका एक खास उद्देश्य होता है। इस नजरिए से इसको देखने की आवश्यकता है। हाँ, जहाँ तक मध्य वर्ग का प्रश्न है, मध्य वर्ग भी एक तो बड़ा समूह है, कह सकते हैं, एक समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, किंतु ये वो वर्ग है जिसके पास क्रय शक्ति होती है, उसके पास रिसोर्सलेसनेस नहीं है, रिसोर्सेज हैं, उसके पास जॉब्स हैं, कह सकते हैं। अब उसको यदि वेतन भोगी है, वेतन मिल रहा है, स्वाभाविक रूप में उसको कोई कर की रियायत अभी नहीं मिली है और दी भी नहीं जा सकती, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जुड़े हुए होते हैं। जैसे यदि सरकार नगद का भुगतान कर रही है, नकदी का भुगतान कर रही है, गरीब लोगों के खाते में ट्रांसफर कर रही है, उसको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करा रही है,
तो इसका भी राजकोषीय निहितार्थ होता है, इसका फिस्कल इम्प्लीकेशन होता है। ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, क्या वाकई इसका राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की घोषणा की गई है कि 18,000 करोड़ रुपए तो जमा हुए हैं? ये बताया गया है कि किसानों के बैंक में जमा हुए हैं, लेकिन 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन पहुंचाया जाएगा छठ और दिवाली तक। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव है जिसके मद्देनजर इस तरह की घोषणा की गई है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से जन कल्याणकारी कार्यों को भी हर चीज को राजनीति से जोड़कर देखना, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी के लिए नहीं हो सकता। ये कोई पूरे देश में किसी न किसी राज्य में कहीं न कहीं चुनाव चलते रहते हैं, और अगर उनको लेके हर निर्णय पे आप प्रश्न करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार काम नहीं कर पाएगी। इन सबको प्रशंसा करनी चाहिए, पूरे देश को प्रशंसा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का ये संकल्प कि इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, और उन्होंने इसमें बड़ी संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आप ये 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। सबको 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मिले, और इसको पूरे नवंबर एंड तक किया। एंड तक नवंबर करने में कोई उनको दिक्कत है तो ये जनता के सामने इसका विरोध करें, ये आके बताएं कि इसको नहीं करें आप। नहीं, जो जिसका विरोध कर रहे हैं वो चीज भी कौन सी कम हो रही है? पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का अगर विरोध भी किया जा रहा है तो सर कौन सा उसके रेट घटा रहे हैं आप? नहीं, मुझे ये चीज बताइए कि अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये अब उस वक्त कौन सा त्योहार आता है, किस राज्य में चुनाव है, इन चीजों से इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस चीज की है कि इस योजना में सिर्फ कुछ महीनों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर भी इस जनता को, गरीब जनता को, जो कोरोना के कारण सबसे ज्यादा पीड़ित हो सकता है, उसको भूखा न सोना पड़े, वो आवश्यक पैसा राज्य सरकारों को दिया जाए, वो आवश्यक राशन राज्य। लेकिन राजौरिया साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि इसकी भी तो मार पड़ रही है आम जनता पर। जो पेट्रोल और डीजल के रेट जो बढ़ाए गए हैं, क्या इसकी मार आम जनता पर नहीं पड़ रही? क्या डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से क्या खाद्य पदार्थों की वस्तुओं के कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा? क्या उससे साग सब्जी महंगी नहीं हो रही? क्या उससे फल फ्रूट महंगे नहीं हो रहे? क्या उसका प्रभाव और तमाम जगह नहीं पड़ रहा? क्या अगर सरकार जनता का भला ही चाह रही है या फिर चाह रही है कि इस लॉकडाउन के दौरान अगर उन्हें दिक्कतें हो रही है तो उनकी समस्या का समाधान किया जाए, तो क्या नहीं लगता कि इस तरह जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है पेट्रोल डीजल पे वो वापस ले लेनी चाहिए? नहीं लगता आपको? देखिए नेहा जी, आप महिला हैं, गृहिणी हैं, परिवार चलाती होंगी, आपको ये मालूम होगा कि जो भी आय होती है और खर्चे होते हैं, उन आय के सीमित साधनों में ही खर्चे किए जाते हैं। और कोई आपातकाल परिस्थिति हो जिसमें कि हमारे अचानक खर्चे बढ़ गए हों, और ये कोरोना के कारण जो देश में आपातकालीन परिस्थितियां पैदा हुई है, इन परिस्थितियों के कारण 1.5 लाख करोड़ रुपए तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए खर्च किया जाना है। इसी प्रकार से गरीब कल्याण में 50,000 करोड़ का किया है, किसानों के खाते में 18,000 करोड़ गए हैं, जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये सारी इन कोरोना के परिस्थितियों के कारण किया गया है। निश्चित रूप से जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट किए जाते हैं इस देश के ईमानदार टैक्स पेयर, और जो कहीं ना कहीं उस गरीब व्यक्ति से थोड़ा सा ज्यादा संपन्न है, जो कहीं उन गरीब लोगों को अपनी त्याग से, अपने बलिदान से उनको भोजन करवा सकता है, ये सीधा संदेश है कि एक बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है, इससे गरीबों का उद्धार होगा क्या? तो इसका क्या उद्देश्य है और क्या वो उद्देश्य पूरा होगा क्या? निश्चित रूप से इस परिस्थिति में उद्देश्य पूर्ण होगा, और ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में पहली प्राथमिकता है कि लोगों को भूखा न सोना पड़े, उनको भरपूर भोजन मिले, उनको अनाज मिले। साथ में ही गांवों में जो लोग है, नरेगा के माध्यम से उनको रोजगार मिले, किसानों को पैसा मिले, ताकि वो जो हमारे जो फसल आए, बारिश का मौसम आने है, उसमें वो अपना काम कर सके। ठीक है। एमएसएमई के माध्यम से लोगों को लोन मिल सके। ठीक है। मजबूरी है, उस मजबूरी के कारण ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है। ठीक है। और मुझे लगता है कोई सरकार नहीं चाहती कि बढ़ाए। लेकिन अनुज अत्रे जी, सवाल इस बात को लेकर, इससे पहले भी सर बहुत योजनाएं चलाई गई है, शौचालय, हर घर शौचालय योजना, हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत योजना, तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई है। सर क्या लगता है कि उसका फायदा मिला है?
गरीब कल्याण योजना का कितना फायदा अब लोगों तक पहुंचने वाला है या पहुंच रहा है? देखिए नेहा जी, योजना निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत चलाई है। 2014 से ये सरकार योजनाएं चला रही है। विशेषकर खूबी बहुत ये है कि इन योजनाओं की जो उससे पहले की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार की योजनाएं थी, ज्यादातर रजिस्टर योजनाओं का इन्होंने नाम बदल के अपने नाम से योजना चला। लेकिन अब ये पूछना चाहते हैं कि अब जो ये कोविड-19 महामारी के समय जो योजनाएं वो किसके कल्याण की योजना है? आइए बताएं, जो पेट्रोल और डीजल के दाम इस समय बढ़ाए गए हैं उससे किसका कल्याण हो रहा है? क्या हमारे देश के गरीब किसानों का कल्याण हो रहा है? क्या हमारे देश के गरीब जनता का कल्याण हो रहा है उससे? क्या जो हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनको आगे पहले से ही जो महंगाई की बात झेल रहे हैं और जो बीते 3 महीने से अब जो बिल्कुल बेरोजगारी की कगार पर आके खड़े हैं, लोगों के व्यवसाय खत्म हो गए हैं, नौकरियां खत्म हो गई हैं, तो ये किसका आप लाभ कर रहे हैं? और ऐसे समय में सरकार अपनी कमाई कर रही है, लगभग 18 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अपनी कमाई करके सरकार ने अनुज जी चलिए ये जो वक्त है सर, ये तो कठिन दौर है क्योंकि एक तरफ कोरोना का काल है, दूसरी तरफ चीन आंखें तरेर रहा है और तीसरी तरफ टिड्डियों का जो हमला है वो देखने के लिए मिल रहा है। चौतरफा कहीं ना कहीं संकट भारत के ऊपर है और यही वजह है कि कुछ कठोर फैसले लेने पड़ रहे हैं, जिस बात का जिक्र अभी राजौरिया जी कर रहे थे। लेकिन सवाल इस बात का है सर, आपकी भी सरकार रही है कि आपके सरकार में, आपके शासन में क्या पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े? क्या आपकी जब सरकार थी तब महंगाई एक मुख्य विषय नहीं था? क्या तब दाल रोटी खाना लोगों का दुश्वार नहीं हो गया था महंगाई की वजह से? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, हर सरकार तक यही देती है कि दाम जो बढ़ाए गए हैं निश्चित तौर पर विकास कार्यों पे खर्च करने के लिए बढ़ाए गए हैं और सरकार की खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है, इससे बढ़ाए गए। लेकिन देखिए, फर्क होता है समय समय के हिसाब से। जो है, जिस समय जब देश के ऊपर महामारी का संकट और जनता संकट से त्रस्त हो तो उस समय सरकार को निर्णय हिसाब से लेना चाहिए। जनता पर टैक्स का बोझ डाल करके जबरन वसूली नहीं करनी चाहिए। और आपने हमारी सरकार से कंपेयर किया तो मैं एक सेकंड में आपको पिछली सरकार का आंकड़ा देता हूँ। आज की सरकार के समय आज का भी अगर हम दाम देंगे तो $40 प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल देश को हमें मिलता है और हम कितने पे बेच रहे हैं? 80 रुपए में डीजल, 80 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हैं। और जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की जब सरकार थी तब कच्चा तेल हमारे को $150 पर मिल रहा था, तब भी पेट्रोल के दाम 70 रुपए से ऊपर और 40 रुपए से ऊपर डीजल के दाम नहीं पहुंच पाए। ये फर्क होता है। जब 150 रुपए में हम कच्चा तेल खरीद रहे थे तो भी पेट्रोल 70 रुपए से ऊपर नहीं गया। आज 40 रुपए, वही 150 का दाम कच्चा तेल के 40 रुपए आ रहे हैं, तो ये 80 रुपए ये तर्क दे रही है सरकार। और इस समय आपको दाम बढ़ाने की चीज है जब पता है कि जनता के पास इस समय रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं है। सरकार को उनको अपनी तरफ से कुछ मदद देनी चाहिए थी। मदद देने की बजाय आप उसके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ा रहे हैं, उनसे जबरन वसूली कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। पेट्रोल डीजल तो दबाना ही पड़ेगा, आदमी चाहे कैसे भी करे, मरे करे, लेकिन आप उससे क्या हिसाब नहीं लगा रही सरकार की? डीजल के लगाने से क्या कितनी महंगाई बढ़ जाएगी? सब चीजों में असर आ गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। चलिए, अर्थशास्त्री हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तिवारी साहब, क्या आपको लगता है कि अभी जो मौजूदा हालात है, जो फिलहाल स्थिति सरकार के सामने है, संकट की घड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे में क्या वाकई अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना यहाँ पर बहुत जरूरी था? क्या वाकई अब लोगों पर बोझ डालना जरूरी था? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था? तिवारी जी। नेहा जी, इसके पहले भी मैं इस बात को उठा रहा था कि जो राजकोष का जो मामला है, फिस्क का जो मामला है, खजाने का मामला है, सरकार जब खर्च करती है तो अपने खजाने से ही खर्च करती है और खजाने को जो राजस्व मिलता है उसमें एक प्रमुख स्रोत है जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार वैट लगाती है। इस पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी क्यों हैं इसको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि एक मेजर चंक है जो कर के रूप में सरकार को जा रहा है, कर राजस्व। एक बात और समझने की है, ये हम सभी को समझने की है एक राष्ट्र के रूप में। एक तो बड़ी बुनियादी बात रखता हूँ कि जिस तरह हम लोगों के शरीर में रक्त का संचरण होता है, इसी तरह पूरी अर्थव्यवस्था में धन का संचरण होता है। एक स्थान से धन दूसरे स्थान पर पहुंचता है। जब सरकार के हाथ में कर राजस्व जा रहा है तो वो, जैसे अभी बात आई, गरीब कल्याण पर खर्च कर रही है, मनरेगा पर अधिक खर्च कर रही है, जो अन्य क्षेत्र अर्थव्यवस्था के हैं जहाँ पर रोजगार सृजन हो सकता है, खेती है, ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम है, उन पर खर्च पहले से ज्यादा किया जा रहा है।
एक प्राथमिकता के तौर पे ज्यादा किया जा रहा है। एक बात और बड़ी नहीं, प्राथमिकता या फिर फायदे के तौर पर ज्यादा किया जा रहा है, पूछ लेते हैं डॉक्टर मनोज रजौरिया जी, क्या यही एक वजह है जहां सरकार को फायदा पहुंचने वाला है या फिर जहां से उम्मीद है कि यहां से फायदा होगा वहीं पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए सरकार फायदे के लिए काम करती, जन कल्याण के काम करती, और प्रोफेसर एपी तिवारी जी ने जो बात कही मैं 100% सहमत हूँ कि रक्त संचार की तरह होता है, और रक्त संचार जिस प्रकार से शरीर के प्रत्येक अंग को पोषण देना होता है और हर अंग शरीर का महत्वपूर्ण होता है और उसको रक्त के माध्यम से पोषण दिया जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया। इसी प्रकार से देश चलाने वालों को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को, जो जनता का पैसा है जनता में ही खर्च करना है, लेकिन किस वक्त कौन सी यहाँ आवश्यकता है। तिवारी साहब ने कहा कि जन कल्याण के कार्यों, हमारे मित्र अनुज जी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी के राज में नरेगा ही था। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो फिर मनमोहन सिंह जी के काल में हमको बैठ जाना चाहिए, उनकी कॉपी करनी चाहिए। क्यों हमको नरेगा का पैसा प्रधानमंत्री जी ने 60,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,01 करोड़ किया? क्यों इस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो पैसा है 1.5 लाख करोड़ रुपए क्यों दिया? कोरोना के संकट में जो एमएसएमई में 20 लाख करोड़ रुपए दिया, किसानों के खातों में जो 31,000 करोड़ रुपए तुरंत दिया है, 18,000 करोड़ रुपए दिया, जनधन खातों में पैसा दिया। क्या ये सब चीजें किसी गरीबों के कल्याण में काम नहीं आ रही? ये सब मैडम नेहा जी, ये अति आवश्यक चीजें हैं। ये निश्चित है कि एक परिवार में, यहाँ इस परिवार में 130 करोड़ लोग हैं और 130 करोड़ रुपए में संपन्न परिवार व्यक्ति से और उस आवश्यकता अनुसार जहाँ अति आवश्यकता है वहां खर्च करने की बात है। इसको कांग्रेस के हमारे मित्र जो पूरे देश में अभी आज इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर धरना दिया है, लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। मैं राजस्थान का उदाहरण देना चाहूंगा कि यहाँ के जिस तरीके से सरकार ने यहाँ कलेक्ट्रेट धरती पे धरना दिया, हजारों की संख्या में लोग वहां बैठे। एक तरफ तो आपको गरीबों के ऊपर ये कहते हैं कि 50 से ज्यादा लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते, 20 से ज्यादा लोग आप दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सकते, धारा 144 लगी हुई है, आप ये नहीं कर सकते। और जहां इनकी राज्य सरकार है वहां नियमों की, इनके मंत्री और इनके अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जो जन कल्याण के द्वारा जन कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, इस राजनीतिक फायदे। ठीक है, चलिए रिएक्शन ले लेते हैं। अनुज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र अभी रजौरिया जी कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का विरोध करना तो सर ठीक है, लेकिन कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना क्या सही है? क्या प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं, क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आता या फिर उनको कोरोना से डर नहीं लगता? क्या वजह है? आज भी प्रधानमंत्री ने बोला कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क लगा कर रखें। क्या ये सब चीजें समझ नहीं आती है? कोरोना से डर नहीं लगता सर? देखिए नेहा जी, इस समय देश के नागरिक और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल न केवल कोरोना से डर रहे हैं, बल्कि जो सत्ताधारी दल जिसके रजौरिया साहब एक नेता हैं, उनसे भी देश की जनता करें कि ना जाने कब किस पे कौन सा मुकदमा ठोक दें और किसको कब अंदर कर दें। आज वो भी एक डर सता रहा है। निश्चित तौर पे देश की जनता डर के साए में है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ तानाशाही चल रही है और विपक्ष के नेताओं को, क्या आज देश में अगर सरकार से मांग करना क्या कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है क्या? अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं और अप्रत्याशित तरीके से, गलत तरीके से दाम बढ़ रहे हैं और नाजायज तरीके से बढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार से मांग करना कि आज लोकतंत्र में अपराध हो गया है क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में? अगर ये अपराध है तो हम लोग ये निरंतर अपराध करते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी अपराध करती रहेगी, बार बार करती रहेगी, चाहे ये कितना भी लाठी डंडे हमें मारे, चाहे कितने भी मुकदमे ला दें, लेकिन करेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे। हम कोरोना से डर जरूर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि कोरोना के साथ जो है डरना नहीं है, उसके साथ रहना सीखिए। तो ये अपने शब्दों को याद करें, हम उसी के साथ जीना सीख रहे हैं, क्योंकि अब कोरोना से डर कर नहीं, कोरोना के साथ जीने, इसके साथ रह करके जीना होगा। कोरोना की ये कुछ खत्म नहीं कर पा रहे हैं, किसी में ताकत नहीं है उसको खत्म करने की, लेकिन क्या जो लोग अपने जीवन का अधिकार छोड़ देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाना बंद कर दें लोगों के चक्कर में जो ये तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं? आज बात कर रहे हैं किसानों के खातों में हमने 15,000 करोड़ रुपए डाल दिए। देखिए 15,000 करोड़ रुपए सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि एक परिवार, किसान परिवार के खाते में कितने हैं? रजौरिया साहब बता दें जरा, इनके राजस्थान में भी बता दें कि एक परिवार में 3 महीने में 2,000 रुपए दे रहे हैं किसान के परिवार को। आप बता दीजिए एक नहीं, और 3 महीने के 2,000 रुपए के हिसाब से एक दिन में कितना उसका पैसा आया था 90 दिन के हिसाब से, जरा वो बता दीजिए। और वो जो किसान का परिवार है
जिसको जो आप 90 दिन में 2000 रुपए दे रहे हैं, लगभग आप जो है उसे 50 रुपए के हिसाब से भी नहीं दे रहे, तो आप बताएं वो क्या करेगा उन पैसे से? आपने तो बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए कि हमने 15,000 करोड़ रुपए दे दिए, क्या वो व्यवहारिक है पैसा? क्या उससे वो आज की डेट में अपना कुछ घर का? चलिए रिएक्शन ले लेते हैं। राजौरिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? राजौरिया साहब। मैडम, मैं हमारे अनुज जी को बताना चाहूंगा कि जो सवाल था कोरोना के नियमों की पालना करने का, इनको लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, बिल्कुल है। इन्होंने बात को टाला है। आज लोकतंत्र में धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जो आपकी सरकार कानून बना रही है, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, उस कानून की पालना करने की बात हो रही है। आप धरना दीजिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, मास्क लगाकर और नियमों की पालना करके, ताकि जनता में मैसेज आए कि हाँ, हम भी हमारे ऊपर भी कानून लागू होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विरोध कीजिए, आपका लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन नियम कानून को मानकर। आप कह रहे हैं कि हम धज्जिया उड़ाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे, बिल्कुल कीजिए, लेकिन कानून का विरोध नहीं, नियमों का विरोध नहीं। आम नागरिकों का, आपके जीवन का, हम आपके जीवन का भी महत्व समझते हैं, प्रत्येक कांग्रेस व्यक्ति का जीवन का भी आप खतरे में मत डालिए। पहले बात तो नियमों की पालना करना मुझे लगता है कि सीखना चाहिए। और जो कांग्रेस की संस्कृति है, इनके नेता श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, और जो गरीबों के हाथ में पैसा, गरीबों के हाथ में पैसा, तो मुझे लगता है कि डबल रोल है, डबल माइंडेड है। एक तरफ कहीं पैसा लेंगे मैडम, यहाँ जी तो कहीं कहीं किसी से लेके ही लेना होगा। एक जगह के एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा, वहाँ पे तो भी दिक्कत होती है। काम करते हैं तो दिक्कत होती है, विरोध करते हैं तो जायज बात कीजिए, अच्छी बात है, नियम के अनुसार कीजिए, अच्छी बात है। एक संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस के नेता कि सरकार के सर गरीबों का, ठीक है सर, समझ गई मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है ना राजौरिया साहब, गरीबों की आप बात कर रहे हैं, किसानों की आप बात कर रहे हैं, सर डीजल का जो रेट बढ़ा है उससे कैसे जुताई, कैसे बुआई होगी और कैसे किसानों को उनका उचित फसलों का मूल्य मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। ऐसे में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल इस बात को भी लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में फिलहाल बनी हुई है, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोगों को छठ और दिवाली तक भोजन दिया जाएगा। क्या नहीं लगता तिवारी साहब कि भोजन की जगह अगर ये कहा जाता कि लोगों को जल्द से जल्द रोजगार दिया जाएगा तो ये बेहतर होता? देखिए, दो बातें हैं। जब संकट है, हम सभी जान रहे हैं इस बात को, तो संकट में सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या है? जहाँ सब कुछ एक तरह से डिस्प्लेस हो चुका है, खासतौर पर जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनकी रोजी रोटी का सरकार को उस दिशा में कार्य कर रही है सरकार। और लेकिन अब चुनाव यदि करना हो रोटी और कह सकते हैं रोजगार के बीच में, तो तात्कालिक आवश्यकता तो रोटी की है, तो रोटी की व्यवस्था हो। साथ ही साथ जैसे हम सभी जान रहे हैं इस बात को कि मनरेगा में काम मिल रहा है। मनरेगा में खास तौर पर उन राज्यों में या राज्यों के उन जनपदों में खास तौर पे डिमांड ज्यादा है मनरेगा की, जहाँ पर गरीबी ज्यादा है, जहाँ पर विपन्नता ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ये एक उम्मीद है कि आने वाले महीनों में, वैसे तो 1 साल लग जाएगा पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर आते हुए, लेकिन जब उनको काम मिलता है तो ये है, जैसे नवंबर तक की तो बात आ रही है ना, नवंबर तक उनको निःशुल्क भोजन, तो निःशुल्क भोजन तो पेट भरना तो प्राथमिकता है ना, कोई भूखा ना सोए, ये प्राथमिकता है। ये अर्थनीति ही नहीं है, ये तो एक नीति है, कहेंगे ये राजनीति का एक भी महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको राजकीय नैतिकता है। ये उसका एथिकल पॉइंट है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई भूखा न सोए, कोई भूखमरी से न मरे। तो ये उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी क्रिएट किए जा रहे हैं। लघु कुटीर उद्योग क्षेत्र है, खेती का क्षेत्र है, मछली पालन है, इन क्षेत्रों को भी तरजीह दी गई है। जैसे एक्सप्रेस वे में काम मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोड्स हैं उनमें काम मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये रोजगार में वृद्धि हो रही, रोजगार वर्धन भी हो रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुमान ही बता रहे हैं कि बेरोजगारी का स्तर जो पूर्व में था कोरोना के 8.5% पर आ गया है, जो कि करीब 27% तक चला गया था। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 3 महीनों में लगातार रोजगार में वृद्धि हुई है। और ये भी अनुमान आ रहे हैं कि जो रोजगार में वृद्धि हुई है वो खास तौर पर
ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है, और मैं ये कहूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो वो मनरेगा है कि ऐसी कह सकती योजना। लेकिन मनरेगा से भी बाहर जाना होगा, दीर्घकालीन मतलब 1 वर्ष 2 वर्ष के आगे अगर सोचे, हम इस संकट के आगे की सोचे, तो हमें तो गांव में टिकाऊ आधार पर जो आदमी जहाँ का है उसको उसकी रोजी रोटी का टिकाऊ इंतजाम करना होगा। और ये तभी संभव है जब जो जिसमें हुनर है उसके अनुसार उसको काम दिया जाए, और जिसमें हुनर नहीं है उसको उसमें हुनर डेवलप किया जाए। हम यूपी का खास तौर पे संदर्भ बार लेते हैं। बिल्कुल, इस ओर पे यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अनुज यात्रे जी, सवाल इस बात को लेकर है कि गरीबों की अगर हम बात करते हैं और गरीबी की बात करते हैं, तो क्या नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है? गरीब का कभी विकास नहीं हुआ। जो मजदूर है वो पहले भी मजदूरी करते थे, आज भी मजदूरी कर रहे हैं, उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी मजदूरी ही करेगी। क्यों उनका विकास नहीं हो पा रहा है? सर, सरकारें तो आपकी भी रही है, आपने सबसे ज्यादा सत्ता पर आप काबिज रहे हैं, सबसे ज्यादा शासन किया है, बावजूद इसके उनका विकास क्यों नहीं हो पाता? सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है उन पर। देखिए नेहा जी, अगर आप हमारी सरकारों से तुलना करेंगे तो मैं 2014 से पहले की बात कर देता हूँ। आज जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस की सरकार ने देश को मजबूत बुनियाद खड़ा करने का काम किया है, मजबूती देने का काम किया है, उसको एक सुनियोजित तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने बिल्कुल तहस करने का काम इन 6 साल। देखिए, जितनी बेरोजगारी इन 6 सालों में हुई है उतनी बेरोजगारी इन 70 सालों में नहीं थी जो हमने कम कर दी। आज एनएसएसओ की रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट आई है, अभी पीछे ही साल आई थी कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी मोदी सरकार के अंदर। तो ये किसकी देन है? इसका मतलब हमारे राज्य में जो बेरोजगारी दर धीरे धीरे कम करते जा रहे थे, लोगों को जो है रोजगार दे रहे थे, रोजगार मिल रहा था तो लोगों की गरीबी दूर हो रही थी। लेकिन इन्होंने वही पुराने हालात पर लाकर के दे दिया कि आज 45 साल की पुराने हालात से देश को ले आते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है या वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की नीतियां जिम्मेदार? लगातार हमारी अनुज यात्रे जी, अगर रिपोर्टों पे देखें या फिर अनुमानों पर जाएं तो एसएनपी और फिच भी ये अनुमान लगा रही है कि आने वाले 21 से 22 में जो भारत की जीडीपी है वो 8.5 से 9.5% के आसपास होगी। तो क्या हम अनुमानों पर जाएं, क्या इंतजार करें क्या कि जीडीपी बहुत बेहतर होने वाली है? ये नेहा जी, ये फर्जी आंकड़ेबाजी में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें जमीनी स्तर पर बात करनी चाहिए कि जमीन पर क्या है। क्या जमीन पर वाकई में ही हमारी जीडीपी है, बढ़ रही है? क्या जमीनी स्तर पर वाकई में ही हमारे देश के गरीब आदमियों को, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, हमारे जो देश के एमएसएमई है, क्या वो मजबूती से काम खड़े कर रहे हैं, काम हो रहे हैं, उनको लोगों को काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। लोगों के पास कारोबार नहीं है। दुकानों में आप जाके देखिए, जब से अनलॉक 1 किया है, आज अनलॉक 2 की भी शुरुआत हुई है, कितने बाजारों में दुकानदारों के पास जाकर के ग्राहकी है, लोग खाली बैठे हैं। जो फैक्ट्रियां चल भी रही हैं, अगर लोग खोल के बैठे हैं तो उनके पास डिमांड नहीं है। क्योंकि आगे जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई कहाँ होगी, जब लोगों के पास इस समय पैसा नहीं है खरीदने को। कांग्रेस पार्टी ने बार बार यही डिमांड करी थी सरकार से कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें प्रधानमंत्री जी, जब तक आप उनके जेब में पैसा नहीं डालेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि आप हर परिवार को कम से कम 10-10 हजार रुपए उसके खाते में डालिए। आप अगर वो डालेंगे तो गरीब आदमी उसको बैंक में जमा करा करके उसको ब्याज के लिए नहीं रखेगा, वो 10,000 रुपए से वो खरीदारी करेगा, लोकल दुकानदार के पास जाएगा, वो लोकल दुकानदार से कुछ सामान खरीदेगा। दुकानदार कहीं ना कहीं किसी जो छोटी उद्योग कारखाने हैं उनसे कुछ सामान खरीदेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था में आई चलाई शुरू होगी, चलन शुरू होगा। लेकिन सरकार ने उस चीज पर ध्यान न देकर के और जो है अपने पूंजीपति जो है चहेते पूंजीपतियों को मजबूत करने के लिए देशवासियों को जो है और कर्ज में डालने का काम किया। जी राजौरिया जी, क्यों विपक्ष की बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, विपक्ष की बातें जो भाई अतुल जी कह रहे हैं, यही बातें श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश के सामने खींच कर बोली थी, और जब उनकी यूपीए सरकार थी तब उन्होंने लागू नहीं की। लेकिन एक लॉलीपॉप बनाना, बिना किसी सोर्स के ऐसी बातें पैदा करना, जनता के मन में झूठा लालच पैदा करना, तो उन्होंने राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में कोशिश की थी। और ये वादा भी किया था इन्होंने कि हमारी सरकार आई तो हमें। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जहां इनकी राज्य सरकार है, कम से कम वहां तो भी ऐसा कर दीजिए। उनके सुझाव का मैं सम्मान करता हूँ। एक उदाहरण पेश कीजिए, जहाँ जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो प्रत्येक गरीब परिवार के उनके खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे, ताकि केंद्र सरकार उनसे प्रेरणा ले और वो भी आगे ऐसा कर पाए। इसलिए बातें जब बिना किसी सोर्स के, बिना किसी रेवेन्यूज के, अभी हमारे तिवारी जी कह रहे थे कि रेवेन्यूज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का विषय होता है,
जनता के मन में एक लालच पैदा करके भाग जाना, ऐसी और इस विचार को इस देश की जनता ने कांग्रेस को बता के अपने लोगों के माध्यम से जवाब दी। ठीक है अनुज यात्रा जी, ठीक है, आप वहां से शुरुआत क्यों नहीं करते जहाँ जहाँ पे आपकी सरकार है? कर दीजिए सर, जब आपको लगता है कि हर किसी के खाते में, हर गरीब के खाते में 10,000 रुपए कम से कम जाने चाहिए, सर शुरुआत करिए। कांग्रेस से कहीं अधिक चिंता है, वो जिम्मेदार है, इनकी सलाह की क्या आवश्यकता होती है वो सलाह दीजिए मंचों पे, ट्वीट पे और आप देखिए कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से रद्द की ओर जा रही है उसका कारण मैं कह रही हूँ एक उदाहरण, एक वानगी पेश करिए ना, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर हर किसी के खाते में 10,000 रुपए डालकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करिए, वहाँ पर जो गरीबी है उसको दूर करने की कोशिश करिए इस काम को, एक वानगी पेश करिए, दिखाइए लोगों को कि हाँ कांग्रेस की सरकार है, देखिए कितना बेहतर काम कर रही है, क्यों नहीं करते? ये बहुत, मैं दोष देता हूँ, ये बहुत ही जो है ना एक हास्यास्पद तरीके का जो एक जवाब दिया जाता है भाजपा के लोगों के द्वारा कि जब भी कोई केंद्र सरकार की तरफ प्रश्न किया जाता है। क्यों हास्यास्पद है सर, क्यों? मैं जवाब सुन तो लीजिए, पूरी बात तो होनी, इसलिए हास्यास्पद है कि केंद्र सरकार और छोटे राज्यों के बिल्कुल आप एक समानता मानते हैं। क्या केंद्र और राज्यों में कोई फर्क नहीं है? क्या केंद्र के बजट में और राज्यों के बजट में फर्क नहीं है? आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि आप पहले कोई भी केंद्र सरकार से अगर मांग की जाती है तो आप पहले कहते हैं पहले जाइए कांग्रेस के जो 4 प्रदेशों में सरकार है पहले वहां करके दिखाइए तब हम करेंगे। अरे साहब, आपसे अगर केंद्र सरकार नहीं चल रहा और आपकी कम से कम 20 से राज्यों में ज्यादा आपकी सरकारें चल रही है, आप क्यों नहीं उदाहरण पेश करते थे? आप कांग्रेस सरकार अपने जहां जहां हमारी सरकारें चल रही है केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने हमारा जीएसटी रेवेन्यू का शेयर रोका हुआ है, आप हमारा पैसे दे दीजिए। जहां कोई पैकेज देने की बात आती है तो केंद्र सरकार, कांग्रेस की सरकार जहां जहां राज्यों में चल रही है उनके साथ भेदभाव करती है, वहां पैसा नहीं देती है और हमसे उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ। राज्य सरकार का अपना रेवेन्यू नहीं होता है क्या? राज्य सरकार का अपना रेवेन्यू नहीं होता है क्या? नेहा जी, अभी इस पैंडेमिक के समय कौन सा रेवेन्यू, जो रेवेन्यू आ भी रहा है उसका जीएसटी का, तो यही चीजें केंद्र सरकार के साथ भी है, समझिए ना, उस चीज को समझिए। क्या नहीं लगता कि ये चीजें केंद्र सरकार के साथ भी इम्प्लीमेंट हो रही है? वहाँ पर भी हालात खराब है। केंद्र सरकार के पास लाखों करोड़ रुपए का बजट होता है, इनके पास सरप्लस फंड होता है। तो सर एक ही काम है कि केंद्र सरकार के पास पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जो हमारी सरकार के जमाने में 70 सालों में जो देश को मजबूती दी थी, जो हमारी कंपनीज बनाई थी जिनसे सरकार को मुनाफा होता था, उनको तो पैसा बेच करके इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। हम तो कह रहे हैं उसी पैसे में से दे दीजिए आपको। आप कहीं LIC से, आप आज तक इन 70 सालों में LIC के ऊपर पूरी देश की जनता विश्वास करती थी, उसमें पैसा इन्वेस्ट करती थी। आपने तो LIC से इससे पैसा ले लिया, आपने RBI का जो रिजर्व फंड, मेरा ये कहना है सर, मैं इसमें इतनी सी बात कह रही हूँ कि ठीक है, ये अच्छी बात है सर, आप बहुत अच्छा अपना विचार रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा अपना विचार रख रही है, और जाहिर तौर पे अगर इस तरह का कदम कांग्रेस पार्टी उठाती है या जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार उठाती है ऐसे कदम, तो उससे जनता का भला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं इसकी पहल की जाती, क्यों नहीं इसकी पहल की जाती? क्या मुझसे प्रश्न किया आपने? जी हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं आप उसमें फर्क से महसूस करके देखिए। छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी इतना बेहतरीन काम कर रही है कि वहाँ जाके देखिए, वहाँ कोरोना के केसेस भी बहुत कम हो गए हैं, वहाँ किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है, उनके खातों में सीधा पैसा डाला जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में आप जाके देखिए, पंजाब में जाके देखिए कितने केसेस कम हो रहे हैं, और तमाम तरह की जहां जहां हमारी सरकार है। और हम तो फिर केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो हमारा हिस्से का पैसा है, आप केवल वो पैसा हमारा रिलीज कर दीजिए। केंद्र सरकार जो पैसा रोक करके रेडी है, जो राज्यों का शेयर है, नहीं लगता कि कम से कम इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पर मत डालिए सर। आप केंद्र के पाले में गेंद डाल देते हैं, जो केंद्र है वो राज्य सरकारों के पाले में डाल देती है। जनता का भला कैसे होगा? अगर आप कहते हैं 10,000 रुपए खाते में डाल देने चाहिए, मुझे ये बता दीजिए, क्या राज्य सरकार इसकी पहल करेगी? क्या आप इसकी पहल करेंगे क्या? देखिए नेहा जी, ये प्रश्न बिल्कुल ही जो है मुझे लगता है नासमझी वाला प्रश्न है। क्या राज्य सरकारों के बजट और केंद्र सरकार का बजट क्या एक सा बजट होता है क्या राज्य सरकार इतनी सक्षम होती है कि उनके पास इतना पैसा सरप्लस होता है? केंद्र सरकार के पास तो बहुत बड़ा बजट होता है। केंद्र सरकार चाहे आज ये 20 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने जो पैकेज घोषित किया था पिछले महीने, हम पूछना चाहते हैं, बता दीजिए आप उसी में से अगर थोड़ा बहुत 10-10 हजार रुपए भी करके दे दिया तो 1 लाख करोड़ रुपए भी खर्च नहीं होता। 70,000 करोड़ रुपए केवल खर्च थे उस 20 लाख करोड़ रुपए, ये सबसे 10-10 हजार रुपए खर्च कर दिए थे। रघुराम राजन जी ने सरकार से निवेदन किया था, जो RBI के पूर्व गवर्नर थे, उसी में से आप कर देते। लेकिन आपने
पूरी घोषणाएं भाषणबाजी और भाषण से ही शासन चलाने का काम कर रहे हैं और आप देश से कहते हैं कि आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, आप केवल प्रश्न पूछेंगे। आप सरकार में रहते हुए, केंद्र सरकार के सत्ता में रहते हुए भी आप इस तरह से सवाल करते हैं कि जैसे आप विपक्ष में बैठे हैं। आज भी सवाल जो है 6 साल से कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये लोग भी आज कांग्रेस से, हम लोग विपक्ष में बैठे तो भी हमसे प्रश्न पूछे। आज भी इसका मतलब ये है कि सरकार को और देश की जनता को कांग्रेस से ही उम्मीदें हैं कि सब कुछ हम करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो फिलहाल देखिए हालात तो चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो कदम अभी तक सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, चाहे 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की बात की जाए या फिर तमाम और जो कदम उठाए गए हैं, अभी ये कहा गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो गरीबों को मुफ्त राशन बांटा जाएगा, ये जो सर कदम उठाए गए हैं, क्या लगता है कि ये धरातल पर दिखाई दे रहे हैं या सिर्फ चुनावी वायदे कहें या फिर यूं कहें कि हवाई चीजें हैं, संबोधन हो जाता है लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देता? देखिए, जो सार्वजनिक खर्च के बारे में खास तौर पर हाल के वर्षों में सुधार हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो एक कहेंगे प्रणाली अपनाई गई है, उससे सीधे जो लाभार्थी हैं उनको लाभ मिल रहा है, वहां तक रिस रहा है। अब ये कि पूर्णतया तत्काल तो नहीं रिसता है ना, जैसे खर्च हो रहा है तो खर्च रिस कर लाभार्थियों के पास या लक्षित समूहों के पास पहुंच रहा है, और ये एक पारदर्शी व्यवस्था कह सकते हैं कि चलते हो रहा है। एक बात और नेहा जी बहुत महत्वपूर्ण उठी है चर्चा में, मैं सुन रहा था जैसा कि केंद्र का जो कर राजस्व है उसका 42% 14वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी उसके अनुसार अब 42% राज्यों को ट्रांसफर होता है। इसलिए जब बात ये आती है कि केंद्र सरकार 10,000 रुपए पर हेड दे दे, प्रति व्यक्ति को दे दे, तो ये समझना पड़ेगा कि केंद्र की अपनी राजकोषीय बंदिशें हैं, जिसके चलते खजाने की बंदिशें, जिसके चलते वो ऐसा नहीं कर सकती। और एक और नीतिगत पक्ष है जो गुणात्मक है, जो क्वालिटेटिव है, कि केंद्र सरकार की हाल की जो योजनाएं हैं उनमें रोजगार और गरीबी, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जा रहा है। जैसे गरीबी दूर करेंगे लेकिन काम देकर गरीबी दूर होगी, उनको रोजगार देकर गरीबी होगी, उनको उनमें सामाजिक सामर्थ्य का विकास किया जाएगा, उनमें उद्यमिता का विकास किया जाएगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि स्वरोजगार और स्वरोजगार, नौकरी और कह सकते हैं आजीविका में भी अंतर करना पड़ेगा। आजीविका के स्रोतों में वृद्धि हुई है, जो बार आती है कि सरकारी आंकड़े बताते हैं, एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि जो आजीविका के स्रोत बढ़े हैं असंगठित क्षेत्र में, वो अभी रोजगार आकलन में आ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए पूरी एक रोजगार या बेरोजगारी को मापने के तौर तरीकों में भी बदलाव की जरूरत है। तो जो जिस बिंदु को आप रेज कर रही थी, अगर वो केंद्र सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है तो राज्य सरकार ही कर ले। क्यों? क्योंकि राजकोषीय सहकारी संघवाद के अंतर्गत ये बात रेखांकित की जा रही है पिछले कई वर्षों से, सालों से, कि केंद्र राज्य के प्रति जवाबदेह हो, राज्य केंद्र के प्रति जवाबदेह हो, राज्य पंचायतों के प्रति जवाबदेह हो, पंचायतें राज्यों के प्रति जवाबदेह हो। तभी ये जो एक राजकोषीय कहते हैं, जो बजट का मामला है, जो आय के अंतरण का मामला है, जो खर्च का मामला है, मुझे अच्छी तरह से याद है और इसका उल्लेख होना यहाँ बहुत बेहद जरूरी है कि जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और राज्यों में भी अधिकांश कांग्रेस की सरकारें थी, राज्य के मुख्यमंत्री जब संसाधनों को मांगने के लिए प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी को अप्रोच करते थे, तो वो कहती थी कि अपने राज्य में जाइए और अपने संसाधन स्वयं उगाइए। अब अधिकांश स्कीमें जिनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहा जाता था, उनका बुनियादी स्तर बांध दिया गया है। लगभग ये अब उनकी संख्या 18 है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, जिनके लिए मदद केंद्र से आती है। तो ये धारणा क्या बन रही है हाल के वर्षों में? ये केवल एक डिजाइन में नहीं, 1991 में 276 स्कीमें थी और आज वो घटकर 18 हैं। तो ये समझना पड़ेगा
कि राज्यों को विकास और वित्तीय संसाधनों को उगाने के मामले में अधिक स्वायत्तता देकर राज्यों की आर्थिक बेहतरी की बात चल रही है, ये अच्छी तरह समझना होगा। बिल्कुल, ये समझना होगा। और अगर आर्थिक तौर पर देश को मजबूत करना है तो वाकई सभी को मिलकर आके आना होगा और सभी राजनीतिक पार्टियों को इस ओर कदम उठाने होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।